अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शहजादी कमल। और आज हम करने जा रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम जिसमें बात करेंगे सक्खर में अदालती इमारतों के मंसूबों में सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों की, जहां करोड़ों रुपए जारी होने के बावजूद तामीराती काम न होने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके अलावा हम बात करेंगे सियासी हलकों में गर्दिश करती हुई खबरों पर। बात करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, और साथ ही साथ मिठी में ग्रेड 19 के डॉक्टर करीम शेख की खुदकुशी के अफसोसनाक वाक़े के पस मंज़र और मुमकिना वजूहात पर भी सवाल उठाएंगे। इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार सहाफ़ी इमदाद सुमरो साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने सक्खर में अदालती इमारतों के मंसूबे की नाक़िस तामीरात, करोड़ों रुपए की एडवांस अदायगी के बावजूद जो हम देख रहे हैं कि वो ज़मीन पर काम नहीं हुआ, और इसके सबब वो काफ़ी नाखुश भी दिखाई दिए और गैर मुतमईन भी। अधूरे अदालती इमारतों के मंसूबे पर भी चीफ जस्टिस सिंध का चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत जो है वो दी गई हैं। सर, ये क्या मामला है, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। मेहरबानी शहजादी साहिबा। बुनियादी तौर पर सिंध में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो मुबैना करप्शन है, अकरबा परवरी है और नाअहली के सारे रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। अब चूँकि ये मामला हाई कोर्ट और सिंध की अदालत के साथ ताल्लुक़ रखता है तो इसका नोटिस भी हुआ है। अदरवाइज़ तो जिस तरह के हालात और वाक़यात हैं उनका नोटिस भी नहीं होता जी। बुनियादी तौर पर सिंध की जो अदलिया है, सिंध हाई कोर्ट में एक एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम है। उनका एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वो गालिबन एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की लेवल का ऑफिसर होता है। आजकल सुहेल अहमद मशहूरी साहब हैं, तो वो बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के तहत, और उनका काम हमें सिटी कोर्ट में बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है, मलीर कोर्ट में नज़र आता है। लेडीज़ के लिए अलग वाशरूम, मतलब बहुत सी सहूलियात उन्होंने प्रोवाइड की हैं। सही। लेकिन जो दूसरी जानिब जितनी भी अदालतें सिंध में तामीर होती हैं, पूरे सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक जितनी अदालतें तामीर होती हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, अदालतों की जो मुतलका दूसरी जो इमारतें हैं, उन सब का काम जो है सिंध के वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के पास है। सही। वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट सारे मामलात को देखता है। ये मामला ये जो तरक्याती स्कीमें हैं ये 21-22 के मालियाती साल की हैं। उसमें काम शुरू हुआ, काम हुआ नहीं। सक्खर की जो जुडिशरी है उसने चीफ जस्टिस साहब को एक रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो एक दो छोटी मोटी इमारतें बनाई गई हैं उसमें इतना नाक़िस काम हुआ है कि उसमें जजेस की ज़िंदगी, साइलिन की ज़िंदगी और वकला की ज़िंदगी ख़तरे में है। इतना नाक़िस काम हुआ है। इस डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने कराया है, ठेकेदारों ने, और 80% काम हुआ ही नहीं है। करोड़ों रुपए की एडवांस अदायगी, जो बिल्कुल गैर कानूनी मामला है, करोड़ों रुपए की अदायगी हुई लेकिन काम नहीं हुआ। ये मामला जब एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से चीफ जस्टिस साहब के पेश किया गया, उनके सामने पेश किया गया, सबमिट किया गया, तो उनकी हिदायत पे चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह को एक ख़त लिखा गया और कहा गया कि इसकी शफाफियत को आप ज़बरदस्त तरीके से इसकी शफाफियत का ख्याल करें। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने ये जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका एक यूनिट है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन, उसके डायरेक्टर जनरल है अल्ताफ़ सारो साहब, बहुत अच्छे सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं। उनको हिदायत भी की गई थी कि वो खुद जाकर ये मंसूबे देखें। लेकिन हैरत की बात यह है कि सिंध के चीफ जस्टिस का हुक्मनामा था, उनकी हिदायत थी, सिंध के चीफ सेक्रेटरी को दी गई थी, लेकिन वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं लोकल सक्खर के, वो इतने मुँहज़र हैं कि इतनी बड़ी हाई लेवल के नोटिस के बावजूद, इतने हाई लेवल के अहकामात के बावजूद उनको रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। तो ये सारी जो मामलात हैं उसमें बुनियादी तौर पर शहजादी साहबा ये हैं, हम अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि सिंध के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अलग अलग एक आज़ाद रियासतें हैं। इसी तरह ये डिपार्टमेंट भी है वर्क्स एंड सर्विसेज। इसी तरह मटियारी का मामला था, 5 करोड़ 20 लाख रुपए की अदायगी हुई लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हुआ। ये मामला भी मीडिया में आ चुका है। उसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ जज साहिबान जो मुख्तलिफ अजला में काम करते हैं वो हमें बताते हैं कि ये मामला सिर्फ सक्खर और मटियारी का नहीं है,
ये मामला कंदकोट कश्मोर का भी है, ये मामला जामशोरो का भी है, ये मामला सेवन का भी है, ये मामला खैरपुर का भी है। तो सही ये सही। तो सर इन सारी कारकर्दगी के हम देख रहे हैं ये जो सारी बेज़ाब्तगियां हैं, तो इन सारी बेज़ाब्तगियों के पीछे कौन है, जिम्मेदार कौन है कि जो इस तरह धड़ल्ले से बेज़ाब्तगियां कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा, तो कौन लोग हैं, वो उनकी निशानदेही हुई है? देखें, सिंध का जो इस साल का तरक्याती बजट है वो 960 अरब रुपया है, सही। तकरीबन 1000 अरब रुपए। उसमें बहुत अच्छा सारा कंपोनेंट वर्क्स एंड सर्विसेज का है, क्योंकि ये पूरे सिंध में तामीरात कराते हैं, सिर्फ अदालतों का नहीं, ये तमाम डिपार्टमेंट, सिंध के रोड रास्ते जितने भी डिपार्टमेंट है, सारों का काम वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट कराता है। और तकरीबन कोई 250 अरब 200 अरब 250 अरब रुपए इनकी बजट है। मैं मुकम्मल ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को पता नहीं होगा, या जो इस मामले से वाकिफ़ होंगे तो उनको पता होगा कि वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के अपने चहीते ठेकेदार हैं, सही। उनको ही काम मिलता है। ये जो 200 अरब रुपए है, तो 200 अरब रुपए में तकरीबन 40% तो उनकी कमीशन में चला जाता है। कमीशन का मतलब यह है कि करप्शन के नज़र हो जाता है, उसमें मिनिस्टर से लेकर नीचे जितना भी अमला है सबका हिस्सा है, सबका हिस्सा मुकर्रर है। 5 से 8% मिनिस्टर है, उसके बाद सेक्रेटरी का हिस्सा है, उसके बाद चीफ जो सीनियर इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, एक्सीएन हैं, एसडीओ है, और नीचे सतह पर जितने भी है सबका हिस्सा मुकर्रर है। तो ये यूँ समझें कि जितना भी तरक्याती बजट है, सिर्फ वर्क एंड सर्विसेज का नहीं, सिंध गवर्नमेंट का जितना भी तरक्याती बजट है उसमें 30 से 50% तो वहीं से ही उसमें डाका डाला जाता है। तो ये मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि इन्होंने अदालतों की जो इमारतें हैं उनमें पैसे ले लिए, एडवांस पैसे ले लिए, जो मुकम्मल तौर पर एक गैर कानूनी अमल है, और काम कुछ भी नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत काम हुआ उसके लिए जुडिशरी का ये कहना है कि इससे हमारे जजेस की, वकला की, और जो साइलिन वहाँ पर आते हैं इंसाफ के लिए, उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में है। तो जो आपने कहा ज़िम्मेदार, तो ज़िम्मेदार लामहला इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर जनाब अली हसन जरदारी साहब, उनके पास 2-3 और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं। अच्छा। और जो सेक्रेटरी साहब है नवाज सोहू साहब, उन पे ही मामला आएगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के बड़े हैं। सही, इनको कंट्रोल करना चाहिए कि किस तरह एडवांस पेमेंट्स हो जाती हैं, सही। और किस तरह ये मामला चल रहा है। तो लामहला जो जिम्मेदारी है वो सेक्रेटरी पे और मिनिस्टर पे आती है। सही सही। अच्छा, तो सर ये जो वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट है, इसने ठेकेदारों को कवायद के खिलाफ एडवांस जो बुकिंग दी है, पेमेंट की है, जो एडवांस अदायगियां जारी की हैं, सर उस बारे में भी बताइएगा कि क्या ये ठीक है कि काम हुआ नहीं और आपने एडवांस जो है वो अदायगियां भी कर दी हैं? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है कि काम हुआ नहीं, एडवांस में पेमेंट की जाए। ये जो मुतासरा मंसूबे हैं उनमें सखर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कार पार्किंग, कॉन्फ्रेंस हॉल, बेसमेंट, ऑफिस ब्लॉक, और सखर का एक तालका है, तहसील है पनो आकिल, और रोहड़ी, 2 अलग अलग तहसीलें हैं, उनमें अदालतों और जजेस के रिहायशी बंगलों के मंसूबे शामिल हैं। सही। और ये जो एडवांस पेमेंट होती है, मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ पर, अच्छा इसमें एक दिलचस्प बात है, जो मिनिस्टर साहब हैं जनाब अली हसन जरदारी साहब, उनके एक पीएस हैं, उनकी फैमिली की 29 कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब 29 कंपनियाँ जो ठेकेदारी करती हैं। तो इस पे आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जब मिनिस्टर के पीएस जो डी फैक्टो मिनिस्टर भी कहलाता है, उसकी फैमिली की 29 कंपनियां होंगी, तो कैसे इंसाफ होगा, क्यों नहीं एडवांस पेमेंट होगी। तो जिस तरह सिंध के मुख्तलिफ दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये सिंध हाई कोर्ट के एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के जरिए जो चीफ सेक्रेटरी सिंध के इल्म में लाया गया, और फिर इसको गिरदरवावे भी हमने देखा कि अदालती इमारतों और जजेस की रिहाइश गाहों से मुतालिक आपने भी बताया कि तरक्याती मंसूबे भी जो हैं वो तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंजूर हुए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इन सारी चीज़ों में जो मामलात हम देख रहे हैं, इसमें चीफ जस्टिस साहब को क्यों एक्शन लेना पड़ा? क्या बाकी जो निज़ाम था वो सारा नाकाम हो चुका था, नाकारा हो चुका था, कि अब यहाँ पर चीफ जस्टिस को जो है वो नोटिस लेना पड़ा, उन्हें बरहमी का इजहार करना पड़ा? देखें, चीफ जस्टिस साहब की हिदायत पर जो उनको ख़त लिखा गया है सिंध गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को, उसमें सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज को 14 दिन में ज़िम्मेदारान जो अफसरान हैं उनकी निशानदेही के साथ मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। अब इस मामले का तकनीकी मुआयना भी होगा,
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन सेल है, उनको कहा गया है कि वो टीम बनाकर जाएं, और जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो मुमकिन तौर पर बेज़ाब्तगियाँ साबित होंगी तो महकमा जाती कार्रवाई होनी चाहिए, रकम की वापसी होनी चाहिए, जो ठेकेदार हैं जिन्होंने पैसे लिए काम नहीं किया उनको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये मामला नैब और सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भी भेजना चाहिए कि इतनी बड़ी बेकायदगी कैसे हो गई कि अदालत को उसका नोटिस लेना पड़ा। सही। और अब देखें, बात यह है कि जब इंसाफ के निज़ाम की जो इमारतें हैं वो महफूज नहीं हैं, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे घपले और बेकायदगियाँ होती हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। दूसरा, आप कराची से निकलें, कमू शही तक जो सिंध का आखिरी शहर है, कराची से लेकर कश्मीर तक आप चले जाएं तो आपको जो वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो बदहाली है, उसकी जो करप्शन है, वो आपको कदम कदम पे नज़र आएगी। टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी इमारतें, जितने भी काम हैं वो आपको नज़र आएंगे कि ये डिपार्टमेंट कितना फ़ाल है और ये डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा काम करता है। मैं इस प्रोग्राम के तवसुत से जनाब चीफ जस्टिस साहब से अपील करूँगा, जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब से, कि सिर्फ अदालतों का बहुत अच्छी बात है कि नोटिस लिया गया, ख़त लिखा गया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज को ये कहा जाए, हुक्म दिया जाए कि सिंध में जितनी भी ये इस तरह की तरक्याती स्कीमें हैं जिसमें एडवांस पेमेंट हुई हैं, सही तरीके से काम नहीं हुआ है, उनके सारे तफसीलात अदालत के सामने पेश करें। उस हवाले से ये जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो मॉनिटरिंग और एवेल्यूशन सेल है उसको बाज़ाब्ता तौर पर फ़ाल किया जाए, उसको बाकायदा तौर पे पावर्स दिए जाए, वो जाएं और एक एक स्कीम को देखें, मॉनिटर करें, उसकी देखें कि वहाँ पर तकनीकी तौर पर क्या हो रहा है। सिंध में इतनी बड़ी 1000 अरब रुपए की तरक्याती बजट है, इससे पिछले साल में तकरीबन 850 अरब रुपए की थी, और पूरा अगर हम 2018 से लेकर जो पीपल्स पार्टी के जो साल है, 17 साल 18 साल, उसमें जितनी भी ये हुई है तकरीबन 7,500 अरब रुपए तरक्याती फंड्स में खर्च हुए। लेकिन हम कराची शहर, सिंध की जो दारुल खिलाफा है, उससे लेकर सिंध के आखिरी शहर तक जाएंगे तो हमें तबाही और बर्बादी के मनाजर नज़र आएंगे। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे कोई जंग ज़दा कैसी हम इलाके में या सूबे में घूम रहे हैं। सर, जैसे आपने बताया कि 7,500 अरब रुपए का आप बता रहे हैं कि ये पैसा वो है जो अब तक खर्च हो चुका है, लेकिन तरक्याती काम देखा जाए तो बिल्कुल भी कहीं पर भी तरक्याती काम होता हुआ मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आता। तो ऐसी सूरत में जो मंसूबे अधूरे छोड़े गए हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और दूसरा भी आपने जिक्र किया कि जी ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, उनके लाइसेंस मनसूख कर देने चाहिए, उनको दोबारा ठेके नहीं देने चाहिए, लेकिन अब तक जो दिए जा चुके हैं उन पर मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या एक नोटिस लेना काफ़ी होगा या इस पर मजीद कार्रवाई होगी? हमारी आखिरी उम्मीद तो अदालत से है। नैब को तो सियासी लोगों ने लूला लंगड़ा बना दिया, या सिंध का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, लेकिन वो सियासी प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है। देखें, जब हुकूमती जो सेनेटर है, हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हैं, उनके भाई सबसे बड़े ठेकेदार होंगे तो इंसाफ कैसे होगा? यही अबतरी के मनाज़र हमें नज़र आएंगे। जब चीफ सेक्रेटरी साहब के भाई जो साबिक चीफ इंजीनियर थे, बदनाम ज़माना, रुश्वतखोर, रुश्वत के इल्ज़ाम में नैब में उनके केसेस हुए, यहाँ से फ़रार हुए, वापस आए, बैक डेट की उनको सीनियरिटी मिली, बीच में उन्होंने कारोबार भी किए, इतनी बड़ी गैर कानूनी कामों के बावजूद आफाक हैदर शाह दोबारा वर्क्स एंड सर्विसेज में हुआ, पूरा सिस्टम चला रहा था, और अब भी वो एक उनका महर ठेकेदार है, उनके साथ मिलके वो काम कर रहा है, उसकी बड़ी फर्म है। तो जब इतनी बड़ी लेवल पे सेनेटर और चीफ सेक्रेटरी के भाई ठेकेदारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनका कोई मुआसवा भी कर सकेगा या सिंध में हमें कोई तरक्की भी नज़र आएगी। आखिरी उम्मीद आवाम की, इस सूबे में रहने वाले लोगों की अब अदालत के साथ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साथ वाबस्ता है कि वो बाकायदा तौर पर अदालतों के साथ साथ आम जो स्कीमें हैं उनका भी नोटिस ले और बाज़ाब्ता तौर पर देखे और इसका मुआयना करें कि ये सिंध में हो क्या रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आखिरी उम्मीद तो हमें चीफ जस्टिस से और अदालतों से ही है। नाजरीन, अगला अब हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे कि इस वक्त जो सियासी हम गहमा गहमी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में हमने देखा और हमने सुना कि जी गवर्नर गया है तो अब मेयर भी जाएगा कि नहीं जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे, जनाब कहा गया कि गवर्नर सिंध हटने हैं तो अब मेयर कराची को भी हटाया जाएगा, और ये भी सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो बहुत से जो क़यादत है वो मेयर कराची से बहुत नाला है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सुमरो साहब, वाकई आपको भी ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से नाला हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? शहजादी साहबा, बुनियादी तौर पर जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, मुझे तो ज़ाती तौर पे बड़े पसंद हैं, और पीपल्स पार्टी के जो चंद अच्छे चेहरे हैं, प्रेजेंटेबल हैं, उनमें से इनका शुमार होता है। अपार्ट फ्राम दिस के वो किस तरह मुंतखब आए थे, फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 वाले हैं, उनसे हट के सही मुझे तो अच्छी चॉइस लगती है इस शहर के लिए, और पीपल्स पार्टी के एक अच्छी चॉइस है, कानूनदान है, अच्छे हैं, प्रेजेंटेबल हैं। लेकिन जिस तरह के फंड्स उनको दिए गए, केएमसी को जितने फंड्स दिए गए, बदकिस्मती के साथ इस शहर में वो तरक्की हमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल। चूँकि मेरी पैदाइश भी कराची की है, मैं भी कराचाइट हूँ, तालीम भले हैदराबाद की है लेकिन मेरी पैदाइश कराची की है, तो इस शहर के साथ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, हमारे नाज़रीन के बच्चों का, हमारे नाज़रीन का, सबका हमारा मुस्तकबिल इस शहर से वाबस्ता है। ये शहर सिर्फ़ अपने दारुल खुलाफा है सिंध का, तो सिर्फ़ सिंध के लिए अहम नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए अहम है। इस शहर में तरक्की होगी, अच्छे रोड रास्ते होंगे, अच्छे इदारे होंगे, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, कराची के शहरियों के लिए अच्छा होगा, सिंध के शहरियों के लिए अच्छा होगा, और पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये माशी शहर है पूरे पाकिस्तान की। पूरे पाकिस्तान को मुआशी तौर पर सबसे ज़्यादा जो फीडिंग है वो कराची से होती है, हमें फ़ख्र भी होता है। लेकिन जब मैं लाहौर जाता हूँ तो मुझे एक तरफ से तो खुशी होती है कि मेरे वतन का एक शहर है, इतना खूबसूरत है, और दुख भी होता है कि जब मुझे अपना शहर कराची याद आता है। तो इतने ज़्यादा फंड्स और इतने ज़्यादा वसाइल, इतना फ्री हैंड देने के बावजूद जब कराची शहर में बिल्कुल जंग जैसा माहौल होगा, खंडरात होंगे, रोड रास्ते की तामीर नहीं होगी, यूनिवर्सिटी रोड पता नहीं कितने महीनों दहाइयों से वो खुदा पड़ा है, वो ठीक नहीं हो रहा, सवाए शहर फैसल के अजीब किस्म का शहर में अफरा तफरी का माहौल है, जिसमें होता ये है कि जो कराची का शहरी है उसका जो क्वालिटी टाइम है वो सारा उसका रोड और रास्तों पे ही बसर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उनमें चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पे मैं घर से निकलूं, मतलब मेरी इतनी पोजीशन नहीं है कि मैं क्लिफ्टन या डिफेंस में रह सकूं। मेरा घर गुलिस्तान जौहर में है। जब मैं वहाँ से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, सहाफ़ती फ़राइज़ ख़त्म करके वापस आता था तो मुझे 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे कि मैं अपने घर तक पहुँच सकूँ। मजबूरन मुझे अपने जो काम है उसके करीब एक फ़्लैट किराए पे लेना पड़ा। सब के लिए ये मुमकिन ही नहीं है ना कि वो अपनी वर्क प्लेस के पास अपना घर ले सके। मना शहरियों का अपने काम पे आने और वापस जाने में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, और अगर किसी दिन शहर में कोई सड़क बंद हो जाए, कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, किसी की हड़ताल की कॉल आ जाए, प्रेस क्लब बंद हो जाए, तो पूरा शहर चौक हो जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसमें कराची के शहरियों को मैं समझता हूँ कि नफ्सियाती आवारज का शिकार हो गए हैं, उनका टाइम बर्बाद हो रहा है, उनकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, उनकी तवानाइयाँ ज़ाया हो रही हैं, उनका पेट्रोल का बिल बढ़ गया है, और यहाँ पर इस शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका निज़ाम ना होने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। शहर की एक पढ़ी लिखी और महज़ब आबादी को चंद लाल पीली बसों को छोड़कर एक जाहिल और गंवार जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके रहम व करम पे छोड़ा गया है। एक तरफ ये जो टैंकर माफिया है उसका राज है जो शहरियों को कुचलती जा रही है। तो इसको मैं समअप करूं तो मुर्तज़ा वहाब साहब भले हमें पसंद हो या पसंद ना हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नज़र नहीं आई, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस लिया गया। मीडिया में उन पर बड़ी तनकीद हुई। जमायत इस्लामी, MQM या जितने भी स्टेक होल्डर है और ख़ुद पीपल्स पार्टी कराची के जितने भी अहदेदारान है या सिंध गवर्नमेंट के जो करता धरता हैं, पार्टी के जो मरकज़ी अहदेदारान हैं, वो भी मतलब इतने खुश नहीं थे, गैर मुतमईन थे, वो भी अपने डिस्प्लेजर का इजहार कर रहे थे। तो मेरी इतलात के मुताबिक 27 फरवरी को बिलावल हाउस में एक इजलास हुआ जनाब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब की सरबराही में। उस इजलास में महकमे के जो मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट, नासिर हुसैन शाह,
شرجیل میمن صاحب، سیال صاحب، وہ آئے اور جتنے بھی افسران تھے ان کو بھی بلایا گیا اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی، خاص طور پر محکمے کے سیکرٹری، محکمے کے منسٹر کو، کہ آپ جائزہ لیں کہ یہ KMC میں اتنے وافر مقدار میں فنڈز کے باوجود شہر میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے اوپر اتنی زیادہ تنقید کیوں ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بالکل کنسرن ہوئی، کیونکہ اگر وہ 18 سال کے بعد ان کے پاس تو کوئی بہانہ نہیں بچا، اتنے وافر مقدار میں ان کو فنڈز ملے ہیں، اگر وہ اپنی کیپٹل سٹی کو جو پاکستان کی معاشی شہر ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکے تو باقی سندھ کا جو حال ہے وہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا، اس میں ایک کمیٹی اب بنائی گئی ہے جو سب سے پہلے تو جتنے بھی KMC کے منصوبے ہیں ان کی فورنزک آڈٹ کرا رہی ہے، بہت ہی ہنگامی بنیادوں پر، جنگی بنیادوں پر، کہ یہ جو اتنا پیسہ دیا گیا وہ پیسہ گیا کہاں، وہ منصوبے کہاں ہیں، کتنی کرپشن ہوئی ہے، ایک تو اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ محکمے کے وزیر، ایک اور وزیر صاحب ہے، ایک اور سابق وزیر ہے، اور سیکٹری جو ہیں لوکل گورنمنٹ، اور 2-3 اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو چیئرمین ہیں، ان سب پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کراچی شہر کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے، تعین کریں گے۔ اچھا، جس طرح یہ جو افواہ آئی ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کے جانے کے بعد مرتضی وہاب صاحب کی شاید چھٹی ہونے والی ہے، تو میری اطلاعات اس سے تھوڑی برعکس ہیں۔ مرتضی وہاب کو غیر فعال کیا جائے گا، وہ صرف میڈیا میں میئر کے طور پر موجود ہوں گے، لیکن ان کے جو پاور ہیں، خاص طور پہ ترقیاتی اسکیموں کے پاور، وہ جو یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے سپرد ہوں گے۔ تو سر پھر اس حوالے سے جی سر، اگر آپ نے کہا کہ اختیارات جو ہیں وہ کہیں اور منتقل ہو سکتے ہیں، تو پھر اگر مرتضی وہاب صاحب نہیں تو پھر کون اس کمیٹی میں کون ایسا ہے کہ جو ان اختیارات کا استعمال ان سے بہتر کر سکتا ہے؟ جیسے آپ نے بھی ابھی بتایا کہ بلدیاتی کارکردگی دیکھی جائے، ان کی شہری مسائل دیکھے جائیں تو جوں کہ تو ہیں، ٹینکرز جو ہیں وہ بھی کچل رہے ہیں، بچے گٹروں میں بھی گر رہے ہیں، اور بارش ہو جائے تو ہم کراچی والے پھنس جاتے ہیں، آگ لگ جائے تو ہم مر جاتے ہیں، یعنی کہ بلدیاتی طور پر ہمیں کوئی سہولت نہیں مل رہی۔ تو ایسے صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، ان کی قیادت کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی میئر صاحب جو ہیں وہ ان اختیارات کو ٹھیک طریقے سے یوز نہیں کر پا رہے یا مسائل کا حل نہیں نکال پا رہے، تو پھر ایسی سچویشن میں بیرسٹر مرتضی وہاب نہیں تو کون؟ میں نے یہ عرض کیا کہ مرتضی وہاب صاحب غیر فعال ہوں گے، میئر کے طور پہ ہوں گے، ان کے پاور کرٹیل کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں جو مغل صاحب ہیں ان کو ہٹایا گیا تھا، ان کی غیر قانونی ڈگری ہے، جعلی ڈگری ہے، وہ ایگریکلچر کی ان کے پاس ایک غیر قانونی ڈگری ہے، BE ایگریکلچر ہے، لیکن وہ اس شہر کے ترقیاتی کاموں کے ہیڈ ہیں، جو کسی سول انجینئر کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑا چونکا دینے والا انکشاف ہوگا، لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس شہر کی ترقیاتی کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے مغل صاحب، جو چیف انجینئر بھی ہے اور ڈائریکٹر جنرل ہے پروجیکٹ کے، ان کی ڈگری جعلی ہے، ان کو متعلقہ شعبے کا تجربہ ہی نہیں ہے، وہ سول انجینئر نہیں ہے۔ وہ نے جب وہ نوکری کر رہے تھے، ملازمت کر رہے تھے خیرپور میں، تو اس وقت انہوں نے جعلی طریقے سے سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام سے BE ایگریکلچر کی ڈگری لی تھی۔ وہ ڈپلوما ہولڈر ہیں قانونی طور پر، وہ چیف انجینئر بن ہی نہیں سکتے۔ تو ایک غیر متعلقہ آدمی جس کی ڈگری مشکوک ہے، جعلی ہے، غیر قانونی ہے، اس کو آپ پورے اتنے بڑے شہر کے ترقیاتی اسکیموں کا سربراہ کریں گے، تو وہ مرتضی وہاب کی مرضی کے برخلاف آئے ہیں۔ اس کے بعد جو میونسپل کمشنر ہیں وہ بھی ان کی مرضی کے خلاف آیا ہے، اب والے جو موجودہ ہیں۔ تو یہ جو ان کی جو کور ٹیم ہونی چاہیے تھی، پہلے تو ان کو بڑا سموتھ ٹائم دیا گیا، ٹیم انہوں نے خود بنائی، لیکن جب بھاری رشوتیں، رشوتیں، اس طرح کے معاملات، من پسند ٹھیکیدار چیزیں سامنے آئی، تو اب ان کے ہاتھوں سے کافی معاملات واپس لے لیے گئے ہیں۔ تحقیقات بھی ہو رہی ہے، معاملات واپس لے لیے گئے ان کی مرضی کے برخلاف۔ مغل صاحب چیف انجینئر کو لے کے لایا گیا ہے، اور میونسپل کمشنر بھی ان کی مرضی کے خلاف ہے۔ اب کام ہو رہا ہے، اب جو رپورٹ جناب آصف زرداری صاحب کو پیش کی جائے گی، اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو وہی کریں گے، لیکن میری اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب کو ہٹایا نہیں جا رہا، ان کو غیر فعال کیا جا رہا ہے۔
हटाया जा सकता है। आपकी इस बात से ना मेरे दिमाग में थोड़ा सा लगने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी ही उन्हें गैर फाल कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं वो मीडिया के सामने सिर्फ बयान ही देते हैं, काम अगर देखा जाए तो इतना होता नहीं है। तो क्या महदूद इख्तियारात उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज हुए हैं? क्या पता अभी से उनके पास इख्तियारात ना हो, सिर्फ जैसे आपने कहा कि आने वाले वक्तों में, मुझे तो लग रहा है कि शायद अभी उनके पास बहुत महदूद इख्तियारात हैं और शायद वही उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। पहले उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए गए, उनको बहुत टाइम दिया गया, बहुत फंड्स दिए गए, टीम भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी की बनाई, अपनी मर्ज़ी से चले। इवन कि मैं आपको बताऊं कि सिंध की एक बड़ी सियासी शख्सियत हैं, उनके जो करीबी अजीज़ थे वहाँ पर अच्छी पोजीशन पे, तो उनको भी इन्होंने ज़िद करके हटवा दिया, हालांकि वो बोनाफाइड ऑफिसर थे, अपार्ट फ्राम कि उनकी रिश्तेदारी किसके साथ है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब परफॉर्म नहीं किया तो अब कमेटी कराची के जो तरक्याती मामला थे उनको देखेगी। तो कमेटी में अफसरान भी हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का चेयरमैन है, लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, एक मौजूदा सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर है, एक साबिक वज़ीर है। तो ये कुछ अफसरान और कुछ सियासी शख्सियात पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी जो कराची के तरक्याती मनसूबे देखेंगी। मीडिया में प्रेजेंटेशन के लिए मुर्ज़ाबाब को रखा जाएगा। दूसरी मैं बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी की एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि उन्होंने कभी सीरियस एफर्ट ही नहीं की कि कराची के शहरियों को अपने साथ मिलाएं, कभी भी एफर्ट नहीं की। इसलिए एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है जो मुर्तज़ा वहाब या दो चार हमें हमारे उर्दू बोलने वाले भाई हैं हमें नज़र आते हैं पीपल्स पार्टी की रैंक्स में, उन्होंने भी कभी संजीदा कोशिश नहीं की कि अपने तबके अपनी बरादरी के लोगों को इस पार्टी के करीब लाएं, ताकि एक पढ़ा लिखा क्लास आए जो प्रेशर डेवलप करे। रज़ा हारून साहब एमक्यूएम का बड़ा अच्छा चेहरा, बड़ा अच्छा नाम, रज़ा हारून साहब को पीपल्स पार्टी में शामिल किया गया, लेकिन उनके सलाहियतों से कोई फ़ायदा नहीं लिया जा रहा। सर ऐसा ही है कि हमारे यहाँ जो है जो अहल होता है उससे उसकी अहलियत के मुताबिक काम नहीं लिया जाता, और शायद यही वजह है कि हम बहुत सी चीज़ों में अभी भी पीछे हैं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं। नाज़रीन हम एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हैं खुसूसी प्रोग्राम में, और इमदाद सुमरो साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अब हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मिठी में डॉक्टर करीम शेख खुदकुशी केस। नाज़रीन 19 ग्रेड के डॉक्टर करीम शेख की खुदकुशी की असल वजूहात क्या सामने आई हैं, ये हम जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया। सर ज़रा इस मौजू पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि उनकी खुदकुशी की वजूहात क्या थी, और साथ में साथ ये भी बताइएगा कि उन वजूहात को जानने के बाद या उनके सामने आने के बाद नतीजा क्या निकला है, कि वाकई कोई ज़ाती मामला था या फिर उनको कोई दबाव था, कोई इदारा जाती दबाव का नतीजा था कि खुदकुशी की है। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसमें हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है कि डॉक्टर अब्दुल करीम शेख एक बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। गुज़श्ता 15 साल में जो थरपारकर का सबसे बड़ा खूबसूरत शहर है मिठी, वहाँ के लोगों को वो इलाज की सहूलतें दे रहा था। ग्रेड 19 का ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, नाइट शिफ्ट का इंचार्ज। असल वो लाड़काने के हैं, फैमिली उनकी कराची में है। उन्होंने 12 कोशिश की कि उनको कराची के करीब या लाड़काना के करीब उनको ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन महकमा सेहत में जो बैठी हुई माफियाएँ हैं उन्होंने उनकी कुछ भी नहीं सुनी। अच्छा, सिंध के जितने भी शहर हैं, जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पीपल्स पार्टी की बरकत से वो सारे आज़ाद रियासतों में तकसीम हो गए हैं। आज़ाद रियासतें हैं वहाँ पर, और उस आज़ाद रियासत का कोई ना कोई शहनशाह होता है। जामशोरों का कोई और शहनशाह है, सेवन का कोई और है, सखर का कोई और है, जकाबाबाद का कोई और है। तो मिठी का शहनशाह MNA महेश मलानी है, तो उनके हुक्म के बग़ैर वहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता। मैं थोड़ी बताऊं कि मिठी जो शहर है, यहाँ जो ज़िला थरपार का है मिठी, उसमें 80% हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तानी हिंदू हमारे भाई रहते हैं, और 20% मुस्लिम हैं जी। वहाँ के लोगों के एक अजीब नफ्सियात हो गई है कि वहाँ पर अगर उनके ज़िले से बाहर, भले वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी, अपार्ट फ्राम दिस, अगर कोई बंदा मुलाजमत के लिए आता है तो उसके वो बड़ा उनको बुरा लगता है, उनके रवैये बड़े उनके साथ ख़राब होते हैं। इस डॉक्टर अब्दुल करीम शेख के केस में भी ऐसे ही हुआ कि एक 5वें 6ठे ग्रेड का एक मेल नर्स है जो भील कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, उसने डॉक्टर साहब का जीना हराम किया हुआ था। उस पर बड़े गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, और अब तो मीडिया में उसकी बातचीत भी वायरल हो गई है जिसमें वो कहता है कि मैंने डॉक्टर के साथ वो काम किया है कि कम से कम वो 3 रातें नहीं सोएगा।
डॉक्टर को गालियां दी, उसको बेइज्जत किया और इतना इसको जज किया। सिर्फ वो भील कम्युनिटी का बंदा नहीं, उसके साथ इसी अस्पताल का एमएस, इसी अस्पताल का एक और डॉक्टर, इसी डिस्ट्रिक्ट का सिविल सर्जन और इसी ज़िले का डीएचओ सब मिले हुए थे। वो एक बाहर से आया हुआ बंदा था, मासूम बंदा था, और उसको इतना तंग किया गया। 15 साल वो अपनी बीवी बच्चों के से दूर, इतना बड़ा सीनियर ऑफिसर, उसकी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही थी। उसने सेक्रेटरी हेल्थ को अप्रोच किया, उसने वहाँ डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी को, उन्होंने सुसाइड नोट में जो चीज़ें लिखी हैं वो किसी भी हिसास दिल रखने वाले बंदे के लिए बड़ा एक तकलीफ़ का मकाम है। इसमें आज जो आपने पूछा कार्रवाई क्या हुई है, सिर्फ छोटे लोगों को, चपड़ासी और किलरक सतह के 4 मुलाजमीन को सिर्फ मुअत्तल किया गया है, सस्पेंड किया गया है। और उस सस्पेंशन ऑर्डर में यह है कि उनकी तनख्वाहें जारी रहेंगी। माना वो पहले काम करते थे, अब वो सस्पेंड हो गए तो बग़ैर काम के उनको तनख्वाहें मिलेंगी। अच्छा, इसमें जो हमारे पास इतलात आ रही हैं कि जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल करीम शेख को मजबूर किया ख़ुदकशी पर, वो जितने भी किरदार हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो एमएनए हैं डॉक्टर महेश मलानी, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें जो एमएस हैं हरेश कुमार, एमएस हैं मिठी अस्पताल के, उन्होंने डॉक्टर साहब को बड़ा जज किया था। बरकत हिंगोर जो है वो भी महेश मलानी का ख़ास आदमी है। और इस तरह जितने भी किरदार हैं उनके जो सारे जो फुटप्रिंट्स हैं वो एमएनए की तरफ जाते हैं। एमएनए साहब, हमारी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि वो भी आएँ और अपना मौक़िफ़ भी दें। फ़िलहाल तो डॉक्टर साहब की डेड बॉडी उनके पुरसा लेकर लाड़काना गए हैं, उसके बाद ही कानूनी कार्रवाई होगी। सर, डॉक्टर साहब का कोई सुसाइड नोट या इस तरह का कोई सबूत, कोई शवाहिद कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने एक सेक्शन ऑफिसर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के सिंध सेक्रेटेरिएट में, उनका नाम लिया है, उन्होंने डीएचओ का नाम लिया है, उन्होंने सिविल सर्जन का नाम लिया है, उसने एमएस का नाम लिया है, उसके अलावा एक डॉक्टर साहब हैं उनका नाम लिया है। उसके अलावा ये जो भील है, भील साहब जो बड़े वहाँ के बताए जाते हैं कि मिट्टी के बदमाश हैं, सियासी सपोर्ट की वजह से, उन सब का नाम लिया है सुसाइडल नोट में। उनकी ऑडियोज़ वायरल हुई हैं। तो इतने एक मासूम बंदा जो अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर वहाँ के लोगों को वो इलाज की सहूलियात दे रहा था, उनकी खिदमत कर रहा था, 15 साल में वहाँ के लोगों ने उसको कदर नहीं किया और उसको इस हद तक जज किया गया कि उसके पास ख़ुदकशी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो सर, महकमा सेहत की जानिब से अब तक क्या तहकीकात सामने आई हैं? क्योंकि इस तरह का मामला ये बड़ा संजीदा मामला है, और ऐसी सिचुएशन में फिर कौन वहाँ पर जाएगा, कौन वहाँ पर जाकर लोगों की देख रेख करेगा, कौन इलाज मुआवजा देगा? अगर वहाँ पर ये जो 80% आप बता रहे हैं कि ये जिनका गलबा है, तो फिर तो ये किसी मासूम शहरी को, किसी आम मेहनत कश को वहाँ पर आने ही नहीं देंगे। देखें, जब ये नया ज़िला बना था तो ज़ाहिर है वहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो डीसी ऑफिस में मुख्तलिफ़ अज़ला के, करीबी अज़ला के, करीबी ज़िला वहाँ पर बदील लगता है, दूसरे जितने भी अज़ला हैं वहाँ से लोग आए मुलाजमतें करने के लिए, तो उनको रिहाइश पे, किराए पे जगह नहीं मिल रही थी। तो वहाँ के लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनके इस तरह के रवैयों की वजह से, इस तरह की नस्ल परस्ती की वजह से, इस तरह की ज़ात परस्ती की वजह से वहाँ पर तो उनको सेहत की सहूलियात फ़राहम करने के लिए कोई नहीं आएगा। वहाँ पर एक बड़ा मंसूबा है थरकोल का। थरकोल में अगर पूरे सिंध में वहाँ पर पॉलिसी इस तरह बनी हुई है कि सबसे पहले जो भी मुलाजमत निकलेगी वो थर के बासिंदे को मिलेगी, उसके बाद सिंध के बाशिंदे को मिलेगी, उसके बाद पाकिस्तान के रिहायशी को मिलेगी। लेकिन वहाँ पर अगर कराची से कोई मुलाजमत करने जाता है, सिंध के दूसरे अजला से, कराची के अलावा दूसरे अजला से कोई मुलाजमत करने जाता है, तो वहाँ के लोगों को बड़ी वहाँ पर रिजेंटमेंट होती है, उनको बड़ा वो टफ़ टाइम देते हैं। तो इस तरह के रवैये है। असल बात यह है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जिन जिन किरदारों के ख़िलाफ़ डॉक्टर साहब बात करके गए हैं, उनको कानून अपनी तहवील में ले, उनको गिरफ़्तार होना चाहिए, उनको महकमाती कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल करके इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आगे चलकर किसी और मासूम की जान इस तरह ना जाए। सर, हम तो मुतालबा ही कर सकते हैं कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि उनको डिसमिस किया गया है लेकिन तनख्वाहें जारी हैं, तो ऐसी सूरत में जो पहले आकर जो है वो तनख्वाह वसूल करते थे, अब अगर घर बैठ के तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये तरीका उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है।
जी बिल्कुल, डिसमिस नहीं, उनको सिर्फ सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किया गया। सस्पेंड किया है। इनको तो फिल फोर जो DHO है, सिविल सर्जन, MS, इनको तो मुकम्मल तौर पर सस्पेंड होना चाहिए। महकमाती कार्रवाई करके इनको नौकरियों से डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। सिंध के सिविल सोसाइटी वहाँ पर सरापा एहतजाज है। आज इस्लाम कोर्ट में, मिट्टी में, कराची से सिविल सोसाइटी के लोग गए हैं, एक्टिव लोग गए हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने एहतजाज किया है। और ख़ुद थर में भी अजीम लोग रहते हैं जो किसी भी जुल्म और अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त एहतजाज किया है। और असल किरदार यहाँ पर मिनिस्टर सेहत जो जनाब आसिफ जरदारी साहब की बहन है, अजरा पेचुआ साहिबा, बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको सामने आना चाहिए, वजाहत पेश करनी चाहिए। डॉक्टर्स की तंजीमें हैं वो गायब हो गई हैं, और जब तक इस डॉक्टर अब्दुल करीम शेख को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो किरदार कानून के तहवील में नहीं आएंगे जिन्होंने इस मासूम शख्स को ख़ुदकशी पे मजबूर किया, तब तक इस मुल्क में इंसाफ की फराहमी एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो सर हमें ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, कोई भी उनसे मुज़ाकरात करने के लिए पहुंचा? किसी ने उनसे बात की कि भाई आप जो कह रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि क्रिमिनल एक्टिविटी इनके ऊपर लगती है, इनको डिसमिस जो है वो किया जा सकता है, तो कोई उनसे बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए कोई भी हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पर पहुँचा है? कोई भी नहीं पहुँचा, और हुकूमती सतह पर गैर संजीदगी है, कोई संजीदा कोशिश नहीं। सिर्फ चपड़ासी और किलरक लेवल के लोगों को, 4 लोगों को सिर्फ मुअत्तल किया गया है। इस वक्त तक सिंध गवर्नमेंट ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। वहाँ के MNA, वहाँ के MPA वो बिल्कुल मंजर से गायब हैं। वहाँ की सिविल सोसाइटी के कुछ अफराद एहतजाज कर रहे हैं, कराची से काफ़ी लोग गए हैं, हैदराबाद से काफ़ी लोग गए हैं, वो वहाँ जाकर मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर अभी तक कोई संजीदा हमें कोई कोशिश या काविश हमें नज़र नहीं आती। सर अगर हुकूमती सतह पर कोई काविश इस तरह नज़र नहीं आएगी, लोग इस तरह अपनी जो है वो फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान उनको इस हद तक हैरेस किया जाएगा कि वो अपनी जानें लेते रहेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि मिट्टी में कल को कोई और डॉक्टर, कोई और टीचर, कोई और वहाँ पर जाएगा कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ पर जाके लोगों की खिदमत भी करे और फिर उसको इतना टॉर्चर किया जाए कि वो अपनी जान भी दे दे? बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, कराची की सिविल सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा, हैदराबाद की, सक्खर की, लाड़काना की सिविल सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवसुत से ये चीफ़ जस्टिस साहब से भी अपील करूँगा, सिंध के चीफ़ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब से, कि वो इस मामले का नोटिस ले। सिंध के CM वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह इसका नोटिस ले, वज़ीर सेहत इसका नोटिस ले, और इसको एक टेस्ट केस के तौर पर जितने भी कल्प्रेट्स हैं उनको इबरत का निशाना जब तक नहीं बनाया जाएगा, तो इस तरह के मामलात और भी आते रहेंगे सामने। ठीक ठीक। तो यानी कि मिट्टी में डॉक्टर करीम शेख की ख़ुदकुशी केस भी हमने डिस्कस किया है, और उसने जिस तरह हरेस किया गया था, और उन्होंने फिर बताया अभी आपने कि उन्होंने नाम बाकायदा लिए थे, तो इतने नाम लेने के बाद भी सबको जो तहकीकात हैं उसमें कोई हम देख रहे हैं कि कोई पेशरफ नहीं हो रही है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज पे एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन कोई उनसे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है फिर मिट्टी में कोई जाएगा भी नहीं। तो आज अगर हम कराची की भी हमने बात की, कराची में वही जो सूरत हाल है, हमें बल्दियाती तौर पर वो सहूलतें मैसर नहीं है। मिट्टी की बात की जाए तो वहाँ पर अगर आकर लोग सहूलत देते हैं तो उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि वो अपनी ही जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आने वाले दिन कराची, पाकिस्तान, पूरे सिंध के लिए, बल्कि पूरे मुल्क के लिए किस तरह के होंगे, इस पर बात करना जो है वो कबल अज़ वक्त तो है ही, लेकिन ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि क्या यहाँ पर ऐसे ही जुल्म होता रहेगा, कभी किसी सूरत कभी किसी सूरत, और हम लोगों को इस हद तक टॉर्चर करते रहेंगे, इस हद तक अजियत देंगे कि वो अपनी जान दे दें, और उसके बाद अगर वो आपको बता देते हैं कि फलां 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 बंदे की वजह से वो अपनी जान दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हमने देखा कि एक तरफ तो हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है उसकी तो नाअहली है ही, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारी जो अदलिया का निज़ाम है, जो अदल का निज़ाम है, वहाँ पर भी किसी को नोटिस लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर भी किसी को इसमें मुदाखलत करने की ज़रूरत है। देखें, ये जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत के काफ़ी गुस्ताखी माफ, गुलाम अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है।
हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अली साहब। मिठी से इनके साथ भी कुछ मेरा ख्याल है कोई वाकया रूनुमा हुआ था। गुलाम अली साहब, आपको आवाज़ आ रही है? गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। सर, अपनी बात शुरू कीजिएगा प्लीज़। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद जिस तरह सूबों में और मरकज़ में आइनी अदालतें बनी हैं, तो जो अदालत के जो काफ़ी ज़्यादा पावर्स थे वो करटेल हो गए हैं। तो जब तक कोई मामला जो डॉक्टर करीम शेख है इनका जो वर्सा है, जब तक ये मामला अदालत के सामने ख़ुद लेकर नहीं जाते तो अदालत सुगो मोटो नहीं ले सकती। उसके बाद सबसे अहम जो किरदार है वो पुलिस का है कि जितने भी सुसाइडल नोट में डॉक्टर साहब ने जिन लोगों को नामज़द किया है उनको तहवील में लेना चाहिए, लेकिन घूम फिर के बात ये आती है कि पूरे सिंध में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। कराची से लेकर कश्मीर तक कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पर पुलिस मुकम्मल तौर पर सियासी है, क्योंकि जब DHO, सिविल सर्जन और MS को वहाँ का हुकूमती MA ने सपोर्ट करेगा तो वहाँ पर पुलिस बेबस हो जाती है। पूरे सिंध में जितने भी SSPs हैं वो 19 ग्रेड के होने चाहिए। मिट्टी में थरपारकर पे 19 ग्रेड का होना चाहिए, वहाँ पर 18 ग्रेड का एक जूनियर ऑफिसर SSP के तौर पे लगाया गया है। उसमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो हुकूमती रहनुमा की सपोर्ट वाले बंदों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करे। इस वक्त तक पुलिस का रवैया, पुलिस का किरदार मायूसकुन है। इस वक्त तक हुकूमती नुमाइंदों का किरदार मायूसकुन है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का जो किरदार है वो मायूसकुन है। एक आस जो नज़र आती है वो सिविल सोसाइटी की नज़र आती है, वहाँ के जो सियासी कारकुन हैं उनकी नज़र आती है। उन्होंने मामले को उठाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कराची से लेकर पूरे सिंध के जितने भी वो बड़े अच्छे कानूनदान हैं जो अवामी मामलात को सामने लेकर आते हैं, वो इस मामले को उठाएंगे, अदालत के रूबरू पेश करेंगे, ताकि इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में एक मासूम की जान चली गई, बिल्कुल। जान लेने पे उनको मजबूर किया गया कि वो उसके खून के साथ इंसाफ हो सके। ज़रूर, इंसाफ तो होना चाहिए। नाज़रीन, अब यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि ज़िला थरपारकर की तहसील छाछड़ के गांव रतन जौतड़ में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़े के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई है। मुतासरा राहू बरादरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 4 रोज़ कबल समीजा बरादरी के 50 से 60 मुसल्लह अफराद ने पुलिस की मौजूदगी में उनके घरों पर भी हमला किया है। और सर, ये भी हमारे सामने डॉक्टर करीम शेख की ख़ुदकुशी का केस भी है। तो ये लोगों के घरों पर हमले, उनकी जान पे इस हद तक जो है टॉर्चर करना कि वो अपनी जान देने पर तुल जाएं और उसके बाद फिर इंसाफ भी ना मिले, ऐसी सूरत हाल में हम कहाँ पर जाएं? सर, आपने कहा है कि वर्सा को चाहिए कि वो केस को उठाएं ताकि फिर जो है वो कार्रवाई आगे चले, तो क्या ऐसे वाक़यात पे आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता? मैंने अर्ज़ किया ना कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद अदालतों के काफ़ी अख्तियारात करटेल किए गए हैं। मना सिंध में देखेंगे तो एक चीफ जस्टिस साहब जनाब राजपूत साहब हैं, लेकिन उसके साथ साथ आइनी अदालत है जिसके पावर बहुत ज़्यादा है। उस आइनी अदालत के सरबराह के आगा साहब हैं, जस्टिस के आगा साहब। तो बात यह है कि अदालतों के जब पावर्स करटेल होंगे तो अदालत उसी कानूनी पेरीफेरी में काम करेगी। दूसरा, ये जो समेजा बरादरी की जानिब से जो हमला किया गया रायमू बरादरी के ख़वातीन पे, लोगों पे कुल्हाड़ियाँ मारी गई, ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये इतना बिल्कुल ओपन केस है कि वायरल हुई है वीडियोस, हमलावरों के चेहरे ज़ाहिर हैं। उसके बावजूद अगर थरपारकर की पुलिस, मिट्टी की पुलिस कोई एक्शन नहीं उठाती और DIG जो मीरपुर ख़ास है उसका कोई नोटिस नहीं लेते, तो इससे ज़्यादा बड़ी नाअहली कोई हो ही नहीं सकती। मैं इतना डीप में उस वाक़े में अंदर नहीं गया, अपेरेंटली जो देखा है वो बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमला आवरों को किसी न किसी हुकूमती पीपल्स पार्टी के किसी न किसी रहनुमा की सपोर्ट होगी, इसलिए वो कानून से बालातर है। तो जब तक इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में रूल ऑफ लॉ नहीं आता, इस तरह बेगुनाह लोग मारे जाते रहेंगे, इस तरह बेगुनाह लोग ज़ख्मी होते रहेंगे, लेकिन इंसाफ नज़र नहीं आता। बिल्कुल, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। बहुत शुक्रिया इमदाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।